नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक लेकर आया हूं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने यदि कंप्लीट वॉच कर लिया तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए, है ना। 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अधिगम विकार, जिसको हम अक्षमता भी कहते हैं, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न निकल के आते हैं वो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, या अदर टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यूपी टेट में जो 2011 से लगाकर 22 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं आपके अधिगम विकार यानी कि अक्षमता से, वो भी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। तो स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अंत में जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। हर एक प्रश्न की व्याख्या भी यहाँ पर बताई जाएगी, तो आपको स्किप नहीं करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है। चाहे तो आप भी इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से पुश करके, है ना। थोड़ा सा मैं 5 सेकंड का आपको टाइम दूंगा, उसी समय में आपको आंसर देना है। पहला प्रश्न आपका, अधिगम अक्षमता को और किस नाम से जाना जाता है। जो अधिगम अक्षमता है इसे और किस नाम से जाना जाता है, यह पूछा गया है। लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसे एलडीबी कहा जाता है शॉर्टकट नेम है इसका, अधिगम विकार, अधिगम विचलन, या फिर इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या होगा? 5 सेकंड है आपके पास में, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। देखिए, जो अधिगम अक्षमता होती है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। इसे एलडीबी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसे अधिगम विकार भी कहा जाता है और इसे अधिगम विचलन भी कहा जाता है। तीनों नाम अधिगम अक्षमता के हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? इनमें से सभी होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपका, अधिगम अक्षमता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इंपोर्टेंट है, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। अधिगम अक्षमता का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? स्किनर, सैमुअल किर्क, सिगमंड फ्रायड, या फिर विलियम वुंट। अधिगम अक्षमता का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सैमुअल किर्क। कौन है? सैमुअल किर्क। कब किया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये किया गया था 6 अप्रैल 1963। कब किया गया था? 6 अप्रैल 1963 को किया गया था सैमुअल किर्क के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, दूसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, वह बच्चा जो शाह को वाज में तथा न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, वो बच्चा किससे ग्रसित है, किस विकार से ग्रसित है, ये आपको बताना है ना। सा को वाज में, है ना, सा और वाज में अंतर नहीं कर पा रहा, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा, बी को डी लिख पाता है, या फिर इसमें भी अंतर नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार का जो बच्चा है वो किससे ग्रसित है, ये आपको बताना है। डिसमोर्फिया से है, डिसलेक्सिया से है, शब्द जबलिंग विकार से, या फिर डिसग्राफिया से है। वहां बच्चा किससे ग्रसित है? 5 सेकंड है आपके पास में। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, वो किससे ग्रसित होगा? डिसलेक्सिया से होगा। इसमें बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है, इसको पठन विकार कहते हैं, है ना। याद रखिएगा, यदि पठन विकार भी पूछे कि पठन विकार कौन सा होगा, तो वो आपका कौन सा होगा? डिसलेक्सिया होगा। इसमें जो बच्चा होता है उसे पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है और जो अक्षर है उसको भी वो समझ नहीं पाता, जैसे कि सा और वाज में अंतर नहीं कर पाता है, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, बी और डी में अंतर नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार का जो बालक होता है वो डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। इसके और भी लक्षण हैं, तो वो मैं आपको मौखिक बता देता हूं, लिखूंगा तो टाइम आपका खराब होगा। देखिए, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उसमें शब्दकोश की कमी होती है ना, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है बच्चा, शब्दों को पहचानने में उससे त्रुटि होती है, साथ में बच्चों की जो क्रम व्यवस्था होती है उसमें भी वो इधर उधर कर लेता है पढ़ने और लिखने में, वाक्यों के भावों को वो नहीं समझ पाता है, पढ़ते समय शब्दों को छोड़ छोड़कर वो पढ़ता है और पढ़ते समय वो एकाग्रता में कमी होती है। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो किसके होते हैं? डिसलेक्सिया के होते हैं। बाकी जो 3 विकल्प हैं, यदि इसको समझाऊंगा तो ज्यादा समय आपका खराब होगा। जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे एक एक करके आपको समझाता जाऊंगा, है ना। तो आपका सही आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर? डिसलेक्सिया होगा, जिसे पठन विकार भी कहा जाता है। यदि इसका दूसरा नाम पूछे कि डिसलेक्सिया को और क्या कहा जाता है, तो इसे पठन विकार भी कहा जाता है, जिसमें बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम अशक्तता वाले जो बच्चे होते हैं उसकी जो मानसिक विकास मंद होता है, बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, या फिर बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानने और समझने लगते हैं। अधिगम अशक्तता वाले बच्चे क्या होते हैं ना, इसके बारे में आपको यहां पर बताना है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? अधिगम अशक्तता वाले जो बच्चे होते हैं
बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में वो भ्रम होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम जाने तो आपका डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया होगा, डिसग्राफिया होगा, और भी विकार है, ये सभी अधिगम असक्तता के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। यहाँ पर देखिए पठन कठिनाई का जो लक्षण है वो कौन सा नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण और शब्द पहचानने में कठिनाई, या फिर पठन गति और प्रवाह में घटना। यहाँ पर उस लक्षण को बताना है जो पठन कठिनाई का नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है आपसे। तो यहां पर देखिए सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण और शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ये तीनों के तीनों जो है ये पठन कठिनाई से संबंधित है। लेकिन शब्दों और विचारों में समझने की जो कठिनाई है ये आपका किससे संबंधित नहीं है, पठन कठिनाई से संबंधित नहीं है। यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए छठा प्रश्न है आपका, ऐसे बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं। यहाँ पर देखिए मौखिक रूप से पूछा गया, कभी लिखित रूप से पूछेंगे आपसे, कभी मौखिक रूप से पूछेंगे, कभी पठन विकार पूछेंगे, कभी क्या पूछेंगे, तो सभी एक एक करके आपको यहाँ पर बताएंगे। मौखिक रूप से पूछे कि ऐसे बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं वहाँ किससे ग्रसित होते हैं, क्या वो अलेक्सिया से होते हैं, अग्रेफिया से होते हैं, अफेजिया से होते हैं, या फिर डिसग्राफिया से होते हैं, किससे होते हैं। तो वो बच्चे किससे ग्रसित होते हैं, 5 सेकंड है आपके पास में, आप भी इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। तो इसका सही आंसर होगा आपका अफेजिया। याद रखिएगा ऐसे बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं वहां किससे ग्रसित होते हैं, अफेजिया से ग्रसित होते हैं। किससे, अफेजिया से। या मौखिक रूप से ग्रस्त होते हैं या फिर अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते। पूछा जाता है, याद रखिएगा ये पूछा जाता है कि किस विकार में बच्चा अपने विचार को व्यक्त नहीं कर पाता है, विचार व्यक्त नहीं कर पाना, ये कौन सा विकार है, तो ये भी आपका अफेजिया है। याद रखिएगा ऐसे बालक जो मौखिक रूप से ग्रस्त होते हैं या फिर अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते हैं या फिर भाषा संप्रेषण नहीं कर पाते हैं। भाषा संप्रेषण के बारे में भी पूछा जाता है, भाषा संप्रेषण नहीं कर पाना। याद रखिएगा मौखिक रूप से सीखने में अक्षम, विचार व्यक्त नहीं कर पाते हैं, भाषा संप्रेषण नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो किससे ग्रसित होते हैं, तो वो अफेजिया से ग्रसित होते हैं। किससे, अफेजिया से ग्रसित होते हैं। इसके कुछ लक्षण और मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो बच्चा होता है वो अटक अटक कर शब्दों का उच्चारण करता है, साथ में अपने विचारों को बोल नहीं पाना, भाषा संप्रेषण में कमी होना जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और भाषा संप्रेषण के समय उचित शब्दों का प्रयोग न कर पाना, यह सभी अफेजिया के लक्षण हैं। ये आपको जो इंपोर्टेंट जानकारी है वो मैं यहाँ पर आपको लिख कर बता रहा हूं, तो इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, है ना। ये सारी की सारी चीजें इंपोर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे 7वें प्रश्न की, गतिक कौशल। गतिक कौशल में अक्षमता होती है, किसकी होती है, बुलिमिया की होती है, प्रोजेरिया की, प्रेक्सिया की, या फिर डिस्प्रेक्सिया की। गतिक कौशल कितने प्रकार के होते हैं आप सभी को पता होगा, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी आपको पता होगा, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, है ना। ये 4 प्रकार के आपके गतिक कौशल होते हैं। या कह लीजिए कि जो बच्चे को बोलने में, सुनने में, लिखने में, पढ़ने में कठिनाई होती है वो कौन सी अक्षमता है, बुलिमिया है, प्रोजेरिया है, प्रेक्सिया है, या फिर डिस्प्रेक्सिया है। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका डिस्प्रेक्सिया, है ना। डिस्प्रेक्सिया का जो बच्चा होता है वो गतिक कौशल की अक्षमता से ग्रसित होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो बच्चा डिस्प्रेक्सिया से ग्रसित होता है उसे बोलने में, सुनने में, पढ़ने में और लिखने में समस्या होती है। और ये 4 प्रकार के होते हैं गतिक कौशल, जैसे कि मैंने आपको बता दिया हूं, है ना। तो 4th वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 8वां प्रश्न, यदि किसी प्रश्न में आपको समस्या आ रही है समझने में तो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपका उसका जो निराकरण है वो कमेंट के माध्यम से ये कर दिया जाएगा। 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी अधिगम आसक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है। अधिगम आसक्तता वाले या फिर अधिगम अक्षमता या फिर अधिगम विकार वाले बच्चे की एक विशेषता आपको बतानी है। धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटे जाने में कठिनाई, 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। यहाँ पर अधिगम आसक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता आपको बतानी है। तो 2, 3, 4 ये एक भी विशेषता नहीं। विशेषता क्या है आपकी, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटे जाने में कठिनाई, है ना। ये क्या है, एक अधिगम आसक्तता, अधिगम विकार, अधिगम अक्षमता की
विशेषता है। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। यहां पर वो कौन सा कथन है जो व्यवहार जो बच्चे के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। अपमानजनक व्यवहार, बी और डी, 21 और 12, वाज और सा लिखना, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। यहां पर बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है तो वो करता है बी को डी लिखना, 21 को 12 लिखना, वाज को सा लिखना। ये जो विकल्प होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ये व्यवहार जो बच्चा होता है उसके व्यवहार की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है ना। तो सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, नो का। अगला प्रश्न हम देखेंगे 10वां, विचार व्यक्त न कर पाना। जैसे कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, आपको पता भी होगा, विचार व्यक्त न कर पाना यह कौन सी अक्षमता है। डिस्ग्राफिया है, अफेजिया है, प्रोजेरिया है या फिर प्रेक्सिया है ना। कौन सी अक्षमता है विचार व्यक्त न कर पाना। कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था, शायद 7वें प्रश्न में बताया था। तो सही आंसर आपका क्या होगा, अफेजिया है ना। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि ऐसे बालक जो मौखिक रूप से ग्रस्त होते हैं या फिर अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते हैं या फिर भाषा संप्रेषण नहीं कर पाते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो किससे ग्रसित होते हैं, अफेजिया से ग्रसित होते हैं। इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, वहां बालक जो पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करता है वो किससे ग्रस्त होता है। जो पढ़ने में, पठन संबंधित है ना, पठन संबंधित आपको दे देंगे, पढ़ने संबंधित आपको दे देंगे, आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो वहां बालक जो पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करता है वो किससे ग्रस्त होता है, डिसलेक्सिया से, अप्रेक्सिया से, अफेजिया से या फिर डिस्प्रेक्सिया से। पढ़ने में अक्षमता या फिर पठन विकार है ना। सही आंसर क्या होगा, 11वें का। तो इसका थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, है ना। इसका सही आंसर होगा डिसलेक्सिया। क्या होगा, डिसलेक्सिया। ये एक प्रकार का क्या है, पठन विकार है। इसका दूसरा नाम ही पठन विकार है या फिर पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन डिसलेक्सिया में होता है। किसमें होता है, डिसलेक्सिया में होता है। जैसे कि साकावास पढ़ना है ना, न्यू क्लियर का अनक्लियर पढ़ना, ये सभी डिसलेक्सिया में होता है। या फिर नया उदाहरण दूं आपको तो बट को पुट पढ़ना, जो हम बट लिखते हैं इसको क्या पढ़ता है बच्चा, पुट पढ़ लेता है ना, या फिर लिख लेता है, इसमें अंतर नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार का जो बच्चा होता है वो किससे ग्रसित होता है, डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। चलिए, अगला प्रश्न, गणित संबंधी समस्या को कहते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया, वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न। आपके यूपी टेट एग्जाम में यही प्रश्न 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, नहीं इसी प्रश्न को घुमा फिरा कर ही पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गणित संबंधी समस्या को क्या कहते हैं, कौन सा विकार होता है जिसमें गणित संबंधी समस्या होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। डिस्फेजिया होता है, अफेजिया होता है, डिस्प्रेक्सिया होता है या फिर डिसकैलकुलिया होता है। सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है, डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया ने कैलकुलेटर से आपको याद रखना है, ये गणित से संबंधित होता है, डिसकैलकुलिया है ना। 4th वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें जो बालक है वो गणना करने में उसको समस्या होती है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं आपको, तो जैसे कि हम देखें कि 9 × 4 कितने होते हैं, 36 होते हैं। लेकिन यदि हमने यहां लिख दिया 9 × 4 = 63, यानी कि 36 को हमने उल्टा कर दिया, तो इसमें भी जो बच्चा है वो अंतर नहीं कर पाता है ना, कि 36 सही है कि 63 है, 36 ही 63 है, 63 ही 36 है, इसमें वो अंतर नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार का जो बच्चा होता है वो किससे ग्रसित होता है, आपका डिसकैलकुलिया से ग्रसित होता है। गणना करने में उसको समस्या होती है ना। ये सभी जो विकार होते हैं डिसकैलकुलिया में होते हैं। तो 4th वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, 13वां प्रश्न है, लिखने, चलने, टहलने, बोलने की क्षमता होती है। अक्षमता लिखा हुआ है ना, क्षमता नहीं होती है, अक्षमता होती है। ये किस में होती है, अप्रेक्सिया में होती है, डिस्फेजिया में होती है, डिस्ग्राफिया में होती है या फिर अफेजिया में होती है। लिखने, चलने, टहलने, बोलने की क्षमता किस में होती है, सही आंसर आपको भी बताना है। तो ये होती है आपकी अप्रेक्सिया में, है ना। यहां पर देखिए टहलना लिखा हुआ है और चलना लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो ये किसमें होता है, अप्रेक्सिया में होता है। अप्रेक्सिया में जो ये अक्षमता होती है, जैसे कि लिखने, चलने, टहलने, बोलने की जो अक्षमता होती है अप्रेक्सिया, ये किसके कारण होती है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यह जो अक्षमता है मस्तिष्क के सेरेब्रम की क्षति के कारण होता है। कैसे होता है, सेरेब्रम की क्षति के कारण होता है मस्तिष्क के। और इसमें क्या होता है, लिखने में, चलने में, टहलने में, बोलने में दिक्कत होती, समस्या होती है। तो इस प्रकार की जो अक्षमता होती है वो कौन सी होती है, अप्रेक्सिया होती है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। जो मैं आपको समझाता चल रहा हूं इसको लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका जो रिक्त स्थान से ग्रस्त है, जो ठीक से लिख नहीं पाती है, है ना। ये किससे ग्रसित है, ये आपको बताना है।
लेखन संबंधित, इसको अपन लेखन संबंधित विकार भी बोल सकते हैं, लेखन विकार, लिख नहीं पाती है। डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, अफेजिया है या फिर डिसकैलकुलिया है। लेखन संबंधित जो विकार है ये किससे संबंधित है? डिस्ग्राफिया से है, डिसलेक्सिया से, अफेजिया से या फिर डिसकैलकुलिया से है। सही आंसर क्या होगा आपका? तो आपका सही आंसर होगा डिसग्राफिया। क्या है सही आंसर? डिसग्राफिया। यह लेखन संबंधित विकार होता है आपका डिसग्राफिया, लेखन संबंधित, लेखन संबंधित है ना। इसमें क्या होता है, इसमें बालक ठीक से लिख नहीं पाता है, जैसे कि बी को कभी डी लिख देता है, डी को कभी बी लिख देता है, 6 को 9 लिख देता है। तो इस प्रकार का जो विकार होता है वो किस में होता है? डिसग्राफिया में होता है, जो कि लेखन संबंधित होता है, यानी कि ठीक से बच्चा लिख नहीं पाता है, लिखने में समस्या होती है, उस विकार को डिसग्राफिया कहते हैं। याद रखिएगा, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, डिसग्राफिया संबंधित है, फिर से वही प्रश्न आ गया है लेकिन विकल्पों को यहां पर बदल दिया गया है ना, प्रश्न को बदल दिया गया। डिसग्राफिया के बारे में पूछा है। डिसग्राफिया किससे संबंधित है? गणित संबंधी क्षमता से है, लेखन संबंधी समस्या से है, पठन संबंधी क्षमता से या फिर गंभीर तनाव संबंधी समस्या से है। आपको बताना है डिसग्राफिया किससे संबंधित है। देखिए गणित संबंधी क्षमता ये किससे है, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था डिसकैलकुलिया से। किससे है? डिसकैलकुलिया। यहां पर लिख देता हूं मैं, डिसकैलकुलिया है ना। डिसकैलकुलिया गणित संबंधी क्षमता, अक्षमता होती, क्षमता नहीं होती है, थोड़ा सा यहाँ पर त्रुटि हुई है, सभी जगह अक्षमता कर लीजिएगा है ना, यहाँ पर क्षमता लिखा हुआ है। तो गणित संबंधी अक्षमता आपकी डिसकैलकुलिया से हो गई। लेखन संबंधी समस्या क्या होती है? डिसग्राफिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें क्या होता है, बच्चा सही से लिख नहीं पाता है ना। ये लेखन संबंधी समस्या आपकी डिसग्राफिया हो गई। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सेकंड वाला होगा। पठन संबंधी अक्षमता, इसके बारे में थोड़ी देर पहले बताया था, डिसलेक्सिया होता है। क्या होता है? सॉरी, क्या होता है? ये डिसलेक्सिया होता है। डा लिखा हुआ है ना। डिसलेक्सिया आपका पठन संबंधी क्षमता होगा। गंभीर तनाव संबंधी समस्या, ये भी आगे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि गंभीर तनाव संबंधी समस्या पूछे तो वो कौन सी अक्षमता होगी आपकी? वो डिस्थीमिया होगी। कौन सी होगी? लिख देता हूं यहां पर, डिस्थीमिया है ना। ये इस अक्षमता में क्या होता है? गंभीर तनाव संबंधी समस्या होती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, चारों के बारे में। ठीक है, चारों के बारे में आपको बता चुका हूं। इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अपने आप को दूसरों से सुंदर, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, अपने आप को दूसरों से सुंदर, लंबा, ताकतवर समझने की समस्या कहलाती है। यानी कि ये जो विकार है जिसमें जो बच्चा होता है वो अपने आप को सबसे सुंदर समझता है, सबसे लंबा समझता है, ताकतवर समझता है ना। तो ये कौन सा विकार होता है? बुलिमिया होता है, प्रोजेरिया होता है, डिस्मोर्फिया होता है या फिर डिमेंशिया होता है? कौन सा विकार होता है ऐसा? तो ये जो विकार होता है ये डिस्मोर्फिया होता है। इसमें भ्रम वाली स्थिति हो जाती है। कैसी हो जाती है? भ्रम वाली स्थिति हो जाती है, भ्रम वाली स्थिति। इसमें जो व्यक्ति होता है या फिर जो बच्चा होता है वो अपने आप को सबसे सुंदर समझता है, लंबा समझता है, ताकतवर समझता है। इसको भ्रम वाली स्थिति भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, भ्रम वाली स्थिति यदि पूछे तो वो भी आपका डिस्मोर्फिया होगा, याद रखिएगा है ना। अगला प्रश्न है आपका, गंभीर तनाव की अवस्था। अभी मैंने आपको बताया था, 4 विकल्पों को समझाया था अभी थोड़ी देर पहले ही है ना। तो आपको इसका आंसर पता होगा, गंभीर तनाव की अवस्था कौन सी होती है? डिस्फेजिया, अफेजिया, डिस्थीमिया या फिर प्रोजेरिया। गंभीर तनाव की अवस्था, जो बच्चा होता है गंभीर तनाव में चला जाता है, तो कौन सी अवस्था होती है? थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका आंसर आपको दिया था, डिस्थीमिया। कौन सी होगी? डिस्थीमिया। तीसरा वाला विकल्प होगा, यह गंभीर तनाव की अवस्था होती, गंभीर तनाव की अवस्था। बहुत ही इंपोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, डिस्थीमिया आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोजेरिया किससे संबंधित है? अब यहां पर प्रोजेरिया के बारे में आपको बताना है। ये पढ़ने की क्षमता है। अरे यार, सब जगह मिस्टेक हुई। यहां देखिए अक्षमता लिखा हुआ है ना। पढ़ने की अक्षमता है, तर्क न कर पाने की अक्षमता है, भाषा संप्रेषण में कठिनाई संबंधी समस्या है, कम आयु में वृद्ध अवस्था के लक्षण है प्रोजेरिया। क्या है प्रोजेरिया? तो प्रोजेरिया क्या है? कम आयु में वृद्ध अवस्था के लक्षण होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बालक कम उम्र में ही बूढ़ा दिखाई देता है या फिर वृद्ध दिखाई देता है। बूढ़ा या फिर वृद्ध है ना। ये जो अवस्था होती है ये कौन सी होती है? प्रोजेरिया होती है। इसमें कम उम्र में ही जो बच्चा होता है वो बूढ़ा या फिर वृद्ध दिखाई देता है ना। याद रखिएगा, प्रोजेरिया किससे संबंधित है? कम आयु में वृद्ध अवस्था के लक्षण होते हैं, उसे प्रोजेरिया कहते हैं। अगला प्रश्न, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या होती है, यानी कि
बच्चा भूल जाता है खाना खाते खाते कि मेरा पेट भर गया, वो अतिरिक्त ग्रहण कर लेता है भोजन। तो इस प्रकार का जो समस्या होती है, जो विकार होता है, वो कौन सा है? भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधित समस्या किसमें होती है? डिस्प्लेक्सिया है, बुलिमिया है, अफेजिया या फिर प्रोजेरिया। भूल जाता है, भूलने से आपको याद रखना बुलिमिया है ना, भूल जाता है, यानी कह सकते हैं कि उसमें जो बालक है वो जरूरत से ज्यादा आहार ग्रहण करता है, अर्थात भूख नहीं होने पर भी वो खाता रहता है। ऐसे जो बालक होते हैं वो अपनी आदतों को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के बालक किससे ग्रसित होते हैं? बुलिमिया से, वो भूल जाते हैं। भूलने से आपको याद रखना है बुलिमिया है ना, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधित समस्या बुलिमिया में होती है। चलिए अगला प्रश्न है, तर्क न कर पाना। तर्क न कर पाना, स्मरण शक्ति कमजोर होना किससे संबंधित है? जो बच्चा तर्क नहीं कर सकता है, उसकी स्मरण शक्ति कमजोर है, वो भूल जाता है, तो इस प्रकार का जो बच्चा होता है वो किससे ग्रसित होता है? प्रोजेरिया से होता है, डिस्फेजिया से होता है, डिम्नेशिया से होता है या फिर डिस्प्लेक्सिया से होता है? कभी कभी लगता है कि मैं भी इससे ग्रसित हूँ, स्मरण शक्ति कमजोर है मेरी, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए, तर्क न कर पाना, स्मरण शक्ति कमजोर होना, ये किससे ग्रसित है बच्चा है ना, या ये किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर क्या होगा 20 का? तो ये डिम्नेशिया है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तर्क न कर पाना, स्मरण शक्ति कमजोर होना, इससे जो बच्चा होता है वो किससे ग्रसित होता है? डिम्नेशिया से ग्रसित होता है। इसमें जो बच्चा होता है वो तर्क नहीं कर पाता है, स्मरण शक्ति उसकी कमजोर होती है, वो भूल जाता है ना, भूलने की आदत जिसको कहते हैं, वो आपकी डिम्नेशिया में होती है। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, डिस्लेक्सिया के लिए सर्वप्रथम परीक्षण का विकास कहाँ हुआ था? यहाँ पर डिस्लेक्सिया के लिए पूछा गया है सर्वप्रथम परीक्षण। अब उस परीक्षण का नाम क्या था, किसके द्वारा दिया गया और कब दिया गया? इन तीनों चारों के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले हम जगह के बारे में जान लेते हैं। क्या वो जर्मनी में हुआ था, अमेरिका में, ब्रिटेन में या फिर भारत में? कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका अमेरिका में। कहां हुआ था? अमेरिका में। कब हुआ था? 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था का फिजिशियन, ये फिजिशियन थे करने वाले, फिजिशियन है ना, कौन थे? फिजिशियन एलेना बोडर। फिजिशियन एलेना बोडर 1973 में अमेरिका में इन्होंने डिस्लेक्सिया के लिए सर्वप्रथम परीक्षण का विकास किया था। अब उस परीक्षण का नाम क्या था? यदि उस परीक्षण का नाम याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। परीक्षण का नाम था बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न है ना, ये इस परीक्षण का नाम था। परीक्षण का नाम क्या था? बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न इसका नाम था। कहां पर विकास किया गया था? अमेरिका में। कब किया गया था? 1973 में। किसके द्वारा किया गया था? तो फिजिशियन एलेना बोडर द्वारा किया गया था, है ना। ये आपको ध्यान रखना, तीनों चारों बातें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सामाजिकता का अभाव किसमें पाया जाता है? सामाजिकता का अभाव किसमें पाया जाता है? डिस्थीनिया में, मिथोमेनिया में, बुलिमिया में या फिर ऑटिज्म में। यहां पर सामाजिकता का अभाव किसमें पाया जाता है, किस विकार में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये पाया जाता है आपका ऑटिज्म में। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो ऑटिज्म है इसमें सामाजिकता का अभाव पाया जाता है। इसमें बालक का जो व्यवहार होता है वो तो सामान्य होता है, लेकिन समाज या फिर जो समूह होता है उसमें जाने से वो क्या होता है? शर्माता है। क्या करता है? शर्माता है। उसमें सामाजिकता का अभाव होता है। इस प्रकार का जो बालक होता है वो किससे ग्रसित होता है? ऑटिज्म से ग्रसित होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, झूठ बोलने या फिर अतिशयोक्ति की आदत किस में होती है? झूठ बोलना या अतिशयोक्ति की आदत किस में होती है? वो किस प्रकार से ग्रसित होता है बच्चा? किस विकार से? ऑटिज्म से, मिथोमेनिया से, बुलिमिया से या फिर हिस्टीरिया से? झूठ बोलने या फिर अतिशयोक्ति की आदत, तो वो है मिथोमेनिया। मिथोमेनिया से मिथ्या आप याद रख सकते हैं, झूठ बोलना मिथ्या है ना, मिथ्या से मिथोमेनिया हो जाएगा। झूठ बोलना मिथ्या एक ही बात है। या फिर अतिशयोक्ति की जो आदत होती है वो मिथोमेनिया में होती है, याद रखिएगा। सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में हाल ही में पूछे गए हैं। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतर करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किन अधिगम विकार की ओर इशारा
ना लिखा हुआ है ना, किन अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये मेरे द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर ये जो चीजें वो नहीं लिखी गई थी, सीधे सीधे लिखी गई थी कि वो पठन वैकल्य है, आलेख वैकल्य है, गणन वैकल्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिसलेक्सिया को पठन वैकल्य भी कहा जाता है, डिसग्राफिया को आलेख वैकल्य भी कहा जाता है और डिसकैलकुलिया को गणन वैकल्य भी कहा जाता है। इस प्रकार के आजकल विकल्प देने लगे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं भी पता है तो इंग्लिश में जो प्रश्न है उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का विकल्प भी दे दे तो इंग्लिश में जो प्रश्न, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में प्रश्न दिए जाते हैं, तो इंग्लिश में जो प्रश्न है उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम आंसर की ओर चलते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करता, लेखन संबंधित उसको समस्या है। यहां से आप समझ सकते हैं क्या होगा आंसर आपका। सही आंसर आलेख वैकल्य, लेखन वैकल्य है ना। यहाँ पर दो जो दूसरा विकल्प है वो सही होगा, यानी कि डिसग्राफिया है उसको कह सकते हैं कि यहाँ लक्षण जो है वो आलेख वैकल्य यानी कि डिसग्राफिया विकार की ओर इशारा करते हैं। तो सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें क्या होता है, इसमें बालक ठीक से लिख नहीं पाता, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वो बी को डी लिख देगा, डी को बी लिख देगा, 6 को 9 लिख देगा, 9 को 6 लिख देगा। इस प्रकार के जो लिखने की समस्या होती है वो किस में होती है, किस विकार में होती है, डिसग्राफिया में होती है, या फिर उसे आलेख वैकल्य भी कहा जाता है। सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वह छात्र जिसे पठन वैकल्य यानी कि पठन विकार अक्षमता है ना, उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है। पढ़ने व लिखने में जो पठन वैकल्य यानी पठन विकार से ग्रसित होते हैं बच्चे, या फिर जिस बच्चे को पढ़ने में कठिनाइयां होती हैं वो किससे ग्रसित होते हैं, उसमें किसमें दिक्कत होती है उसको, पढ़ने व लिखने में, गतिशीलता में, चित्र बनाने में, या फिर सुनने में। सरल सा है, यहाँ पर आप राइट आंसर लगा सकते हैं उसके पढ़ने व लिखने में। याद रखिएगा पढ़ने व लिखने में उसको समस्या होती है, जो पठन वैकल्य होता है, पढ़ने में जिस बच्चे को प्रॉब्लम होती है। थोड़ी देर पहले ही मैंने इसके बारे में आपको बताया था। अगला प्रश्न डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, मानसिक विकार से है, गणितीय विकार से है, पठन विकार से, या फिर व्यावहारिक विकार से। डिसलेक्सिया 3 से 4 बार मैं इस वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं, तो इसका आंसर आप जल्दी से मुझे कमेंट्स के माध्यम से दे दीजिए कि डिसलेक्सिया है वो किससे संबंधित है, किस विकार से संबंधित है डिसलेक्सिया। तो अभी मैंने आपको बताया था ये किससे ग्रसित है, पठन विकार से संबंधित है, पढ़ने में बच्चे को यहाँ पर समस्या होती है डिसलेक्सिया में। चलिए वो अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। अगला और अंतिम प्रश्न है, टोटल यहाँ पर कितने प्रश्न रखे गए, टोटल 27 प्रश्न है, तो ये अंतिम प्रश्न है। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है, ये प्रश्न आपके यूपीटेट एग्जाम में पूछा गया है। निरस्ता संबंधी 2 से, पठन 2 से, गणना 2 से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सरल सा प्रश्न, जहाँ पर गणित संबंधी आ जाए वहां पर गणना दोष यानी कि उसको गणना करने में वहां पर प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैंने उदाहरण भी आपको कुछ समय पहले दिया था, है ना। तो सही आंसर आपका क्या हुआ, यहाँ पर तीसरा वाला होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। इसी प्रकार के और भी यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। इस वीडियो को आपको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि काफ़ी समय लगता है इस प्रकार के वीडियो बनाने में, PDF बनाने में, है ना। तो आपको इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है, सभी बच्चों को लाइक करना है, सभी बच्चों को अपने अपने ग्रुप में शेयर करना है। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।